नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस पर। सितंबर माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाओं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन पर आधारित प्रश्न हम इनमें लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो आगे का आएगा शेष घटनाओं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में दो विकल्प आपको दिए गए हैं, सही विकल्प आपको बताना है। इस सप्ताह का आयोजन 1 से 8 सितंबर के मध्य किया गया और इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। ये दो स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूरे देश में प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है और क्योंकि बात सप्ताह की हो रही है तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। तो पहला तो ये गलत हो गया। और 2022 में भी ये मनाया गया, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ये इसकी थीम रखी गई 2022 की, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ये इसकी थीम है। इस बार का 1 से 7 सितंबर के बीच का जो पोषण सप्ताह मनाया गया उसकी थीम। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 1982 में शुरू किया गया था और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य संख्या जो 2 है, जिसका उद्देश्य मतलब 2 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भूखमरी को मिटाना है, तो उसी के प्रयास के अंतर्गत पोषण मिशन की शुरुआत ये 2018 में भारत में की गई थी कि पोषण मिशन शुरू किया गया है। तो अगर पोषण मिशन आपसे पूछ ले तो 2018 आपको ध्यान रखना है। पोषण सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 सितंबर के बीच में 1982 से ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की गई? कौन सी कंपनी है जिसने ये घोषणा की है? पूरी केवल भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर प्लांट की ये घोषणा हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी। उन्होंने इसको घोषित किया है कि हजीरा आपका पड़ता है गुजरात में, वहां पर इसको लगाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने यह घोषणा की है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वैसे रिलायंस इंडस्ट्री बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 1973 में ही अभी स्थापित हुई थी और अभी फॉर्च्यून वाले जो अडानी साहब है उन्होंने इनको पीछे किया है, नहीं तो ये भारत के सबसे बड़े पैसे के मामले में इंसान हुआ करते थे। सड़क दुर्घटनाओं के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं के लिए 2 पहिया वाहन जिम्मेदार है और दूसरा है कि एसयूवी, कार और जीप से होने वाली मौतों में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। रिपोर्ट में जो बात की गई 2021 के आंकड़ों की बात की गई है और इसमें कहा गया है कि 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है और दुपहिया वाहनों के मामले में सबसे ज्यादा जो दुपहिया वाहन से मौतें हुई हैं वो सबसे ज्यादा जो हुई है वो तमिलनाडु में हुई है। तो पहला तो सही है ही है। और ये उत्तर प्रदेश एसयूवी, कार, जीप हादसे जो सबसे ज्यादा हुए हैं इसमें यूपी का स्थान है, ना कि तमिलनाडु का। तो दूसरा गलत है। तो यहां पर सही उत्तर ये हो जाएगा, पहला सही डी हो जाएगा और मतलब डी ऑप्शन सही होगा और दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा। विश्व नारियल दिवस के बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। यह 2 सितंबर को मनाया जाता है और दूसरा है कि इसकी जो थीम है कोकोनट इज वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ, ये रखी गई है 2022 की थीम, क्योंकि 2022 में 2 सितंबर को जब मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई आपसे पूछी जा सकती है। 2 सितंबर को मनाया जाता है, ये सही है, लेकिन इस बार जो इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना को चिन्हित करते हुए खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, इस थीम के साथ मनाया गया। खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ये इस बार रखा गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो यहां पर असत्य ही पूछा जा रहा है, तो यहां पर दूसरा असत्य है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि असत्य विकल्प पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करिए। सितंबर का पूरा महीना 1 से 30 सितंबर तक इसका आयोजन होता है और महिला स्वस्थ तो शिशु स्वस्थ, ये इसकी थीम रखी गई है। मैंने आपको
अभी पोषण सप्ताह के बारे में बताया था कि 1 से 7 सितंबर के बीच में पोषण सप्ताह होता है। सितंबर का पूरा जो महीना है 1 से 30 सितंबर के बीच में ये आपका पोषण माह मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण माह, सितंबर महीने में। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो थीम है, 5वां संस्करण ये है, और इसकी थीम रखी गई है महिला और स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा। महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा, इस तरीके की थीम रखी गई है। तो दूसरा यहाँ पर गलत है। आपसे सत्य पूछा जा रहा है तो केवल एक सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। INS विक्रांत के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में 2 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा इसे नौसेना में शामिल किया गया। और दूसरा है कि इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। INS विक्रांत अगर कहा जाए तो स्वदेशी तौर पर यह निर्मित पहला ये विमान वाहक पोत है, और इसको शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। और भारतीय नौसेना में राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इसको शामिल किया गया है। तो पहला तो गलत हो गया, और इसका जो निर्माण है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो दूसरा भी गलत है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनना है। इसका आयोजन नाटो के द्वारा किया गया, और दूसरा है कि इसमें 23 देशों ने भाग लिया। तो जो सिनर्जी अभ्यास है, सबसे पहले ये आप जानिए, ये भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसको आप सर्ट इन के नाम से जानते हैं, सर्ट इन। तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो पहला तो गलत है, और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं वो 13 देश है। इसी समय याद करिए 13 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो सत्य कथन आपको बताना है। तो 13 देशों के साथ ये हुआ है, न कि 23। तो दोनों के दोनों यहाँ पर कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसका जो विषय था, ये रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना, उसके साथ ये सिनर्जी अभ्यास किया गया है। रैंसमवेयर का खतरा रहता है ना, उसके अटैक होते हैं। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला टीका हाल ही में लॉन्च किया गया। तो सर्वाइकल जो कैंसर है, इसका पहला टीका भारत ने बनाया। इस टीके का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो कोरोना के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। उसी ने एक कारनामा और करके दिखाया है। एक प्रकार का कैंसर टीका, सर्वाइकल कैंसर का टीका इसने बनाया है, और गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होने वाला जो कैंसर है उस पर इससे जीत हासिल करने में हम सक्षम होंगे। और वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों को सबसे पहले दी जाएगी और उन पर परीक्षण किया जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 64वां है, और इस वर्ष 4 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कंबोडियाई मनोचिकित्सक एक है सोथियारा छिम, जापानी नेत्र चिकित्सक है तदासी हथोरी। तो एक तो सोथियारा है, इनका नाम याद रखिए। दूसरा नाम है तदासी, सोथियारा तदासी, ये जापान के हैं। जो तदासी हैं, सोथियारा ये कंबोडियाई है, और एक है बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस के हैं। और गैरी वेनिचेज एक है, बर्नाडेट ये आपके फिलीपींस के हैं, और फ्रांस के हैं गैरी वेनचेगी, इनका नाम है गैरी वेनचेगी। तो ये आपके हो जाएंगे फ्रांस के, ये फिलीपींस के, ये जापान के, और ये आपके हो जाएंगे कंबोडिया के। इन 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो दूसरा यहाँ पर सही है, पहला भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में देखा जाए तो विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिनको 1958 में, विनोबा भावे को 1958 में यह पुरस्कार दिया गया था, पहली बार रेमन पुरस्कार। और 1957 में ही इसकी शुरुआत भी हुई थी। फिलीपींस के द्वारा, फिलीपींस के सरकार के द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है, मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अभी 2022 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान है उसको कम कर दिया है, 7.7% कर दिया है। पहले 8.8% रखा था, अब इसको घटाकर 7.7% कर दिया है। और ये अमेरिका, ये मूडीज जो है ये अमेरिका की कंपनी है और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। 1909 में यह स्थापित हुई थी। अगला जो प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। हाल ही में कल्याण चौबे को इसका अध्यक्ष चुना गया है। और दूसरा है, इस महासंघ की स्थापना 1987 में की गई। तो भारत के अभी दिग्गज फुटबॉलर जो है वाइचिंग भूटिया, इनको हराकर ये कल्याण चौबे ने अध्यक्ष का पद हासिल किया है। तो कल्याण चौबे का नाम चर्चा में आगे रहेगा, ध्यान रखिएगा, पहला सही है। और इसकी स्थापना जो है 1937 में हुई थी, यहाँ पर 1987 दिया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में सही कथन आपको बताना है। यह दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा है, यह दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनकी उपलब्धियों को याद किया जाता है। और 1949 से 1952 तक ये यूएसएसआर में राजदूत थे और 52 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और 62 तक सबसे मतलब भारत के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर भी 1962 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भी चुना गया, सेकंड राष्ट्रपति के तौर पर। तो ये राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये गलत हुआ है क्योंकि ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और ये द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो पहला सही है, ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी या दुबई? कहां पर किया गया है? तो पहला होम्योपैथी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चिकित्सा, दवा, होम्योपैथी प्रणाली, इनको कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए, कैसे इनको पढ़ाया जाए, इसकी बात की गई है। और इसका आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे एक कंपनी है, एक संस्था है, तो उसने किया है। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत हमारे यहाँ काम करता है। 1975 में स्थापित हुआ था, तो इसमें भी इधर से पार्टिसिपेट किया है। आयुष मंत्रालय के तहत इस समय आता है, पहले परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता था, अब ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार का जो है उसके अधीन है, तो इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। केंद्र सरकार ने 17 सितंबर से हैदराबाद मुक्त दिवस मनाने का फैसला किया। हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त हुए कितने वर्ष हो जाए? तो 17 सितंबर को एक समारोह का उद्घाटन अमित शाह ने किया और 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक, 2022 से 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और निजाम के द्वारा ये शासित था, ब्रिटिश संप्रभुता की सर्वोच्चता को निजाम ने स्वीकार कर रखा था। और ये 75 साल अभी पूरे हो रहे हैं, तो आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसी के तहत 2023 तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहेंगे। हैदराबाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियासतों में से एक था और निजाम के द्वारा शासित था, मैंने आपको बताया ही। तो हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत संघ में मिलाने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया गया था। और ऑपरेशन पोलो के तहत वहां की जो कानून व्यवस्था है उसको अपने हाथ में लिया गया था। तो ये अक्सर आपसे जीके में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो अब तो ये चर्चा में है, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो नाइट स्काई सैंक्चुरी स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में, भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी। और ये हनले नाइट स्काई सेंचुरी परियोजना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, तो उसी के तहत लद्दाख में ये चुना गया है ठंडा रेगिस्तान की नाइट स्काई सेंचुरी यहाँ पर स्थापित किया जाए, उसी परियोजना के तहत।
हाल ही में किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एमी अवार्ड किसको दिया गया? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। उनको अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार दिया गया है। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, तो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने काम किया था, तो उसी के तहत नरेटर का एमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है बराक ओबामा को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और डी आइजनहावर जो 1956 में एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको, वो भी एक राष्ट्रपति रह चुके थे अमेरिका के। तो अभी आइजनहावर के बाद में सेकंड ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जो ग्रैमी पुरस्कार है, एमी पुरस्कार, एमी अवार्ड जिनको बोलते हैं, तो ये 1959 में शुरू किए गए थे। और रविशंकर जो प्रथम है, रविशंकर जी जो थे उनको प्रथम ग्रैमी अवार्ड मिला था। सितार वादक पंडित रविशंकर, तो उनको मिला था प्रथम, मतलब भारत से। राजपथ के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। इसका नाम विजय पथ रखने की घोषणा की गई। और दूसरा है कि ब्रिटिश काल में इस रोड का नाम किंग्स वे रखा गया था। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो नाम है वो राजपथ के नाम से जाना जाता है। तो अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। तो पहला तो गलत हो गया, और ब्रिटिश काल में इसका जो नाम था वो किंग्स वे रखा गया था। इसका वे का मतलब मार्ग, तो उसको किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। और राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो सेंट्रल विस्टा लॉन है उसका पूरा नामकरण ये हुआ है, तो उसको कर्तव्य पथ उसका नाम इन्होंने रखा है। ठीक है, तो और 1911 की बात है। 1911 में दिल्ली में दरबार हुआ था ना, तो जॉर्ज पंचम आए थे, किंग जॉर्ज पंचम, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम किंग्स वे रख दिया गया था। इसका नाम किंग्स वे उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया था। इसके बाद में ये जो है तब से चला आ रहा था, अब इसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो सही पूछा जा रहा है, तो दूसरा इसमें सही है, पहला गलत है। विजय पथ नहीं, इसको कर्तव्य पथ कहेंगे। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की सेना द्वारा जनरल मानद पद दिया गया है? जनरल ये पद है, मानद पद दिया गया है, तो ये नेपाल की सेना ने दिया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना के ये मनोज पांडे है, और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने ये थल सेना प्रमुख है ना ये मनोज पांडे, तो उनको नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अगला जो प्रश्न है, भारत के विदेशी ऋण के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। हाल ही में विदेशी ऋण का 28वां संस्करण जारी किया गया था। और दूसरा है, भारत का विदेशी ऋण मार्च 2022 में 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का विभाग है वो विदेशी ऋण प्रबंधन को देखता है। तो 28वां संस्करण अभी जारी किया गया उसका, ये सही है। और मार्च 2022 में 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये विदेशी ऋण था, ये भी बात सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आयोजित डच ग्रां प्री रेस का विजेता कौन है? जो डच ग्रां प्री हुई है इसको जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन ने इसको जीता है फार्मूला 1 चैंपियनशिप में। ये मैक्स वर्स्टापेन सीट्स पे रहे थे, उन्होंने इसको जीता, और ये उनकी लगातार चौथी जीत है। और उनके फार्मूला 1 कैरियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 4 जीतें उन्होंने दर्ज की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डच ग्रां प्री है, इसको इन्होंने मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य कथन आपको बताना है। सत्य असत्य में विशेष जोर दिया कीजिए। हाल ही में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और दूसरा है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। तो भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 6ठी नहीं 5वीं ये अर्थव्यवस्था बना है, और ये रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की गई है। ये 5वीं बना है और ये IMF के द्वारा जारी की गई, तो गलत तो दोनों हो जाएंगे, है ना, दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा था कौन सा असत्य है, तो सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों असत्य की बात हो रही।
तो दोनों हो जाएंगे। और ये जो है IMF के द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट, तो इसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए, यूएसए के बाद में चाइना, चाइना के बाद में आपका जापान, और जापान के बाद में आपका आ जाएगा जर्मनी, और जर्मनी के बाद में आ जाएगा इंडिया, और इंडिया ने पीछे किया है किसको? ब्रिटेन को। इंडिया ने पीछे किसको किया है? ब्रिटेन को। तो ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? हाल ही में वाई चंद्रचूड़ को इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसका गठन 1999 में किया गया था। 1999 में नहीं, 1987 में इसका गठन किया गया था। 1987 में इसका गठन किया गया था। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ये समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, जो विवाद है उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान उनका करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना, जो उद्देश्य है इसका, उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और ये एक अधिनियम लाया गया था। ये अधिनियम था नालसा का जो गठन हुआ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, तो अधिनियम 1987 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। ये 1995 में की गई थी इसकी स्थापना 9 नवंबर को। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आपसे सही पूछा जा रहा है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? भारतीय ग्रैंड मास्टर है अरविंद चिदम्बरम, तो उन्होंने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है और भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे हैं। इसमें 7 भारतीय लोग जो रहे हैं, 7 भारतीय लोग शीर्ष 10 में शामिल रहे हैं। 7 भारतीय, 10 में से 7 भारतीय थे, बहुत बड़ी बात है। और जो प्राज्ञानंद है वो दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन ये जो अरविंद चिदम्बरम है ये इन्होंने जीता ही है, तो प्रथम स्थान भारतीयों में इन्हीं का हो जाएगा। इसके अलावा ये शतरंज से रिलेटेड कभी कभी आपसे ट्रॉफियां पूछ ली जाती हैं, तो ट्रॉफियों में जैसे नायडू ट्रॉफी है, खेतान ट्रॉफी है, वीवी शास्त्री ट्रॉफी है, दुबई कप है, हवाई ट्रॉफी है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये शतरंज से रिलेटेड है। पीएम श्री योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये योजना स्कूलों के उन्नयन से संबंधित है और दूसरा है कि इसके अंतर्गत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की बात पीएम श्री योजना के तहत की गई है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना शुरू की थी, इसकी घोषणा की थी। और इसका पूरा नाम क्या है? पीएम श्री का। पीएम श्री का अगर पूरा नाम लिख दिया तो पीएम तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। श्री का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये श्री का फुल फॉर्म है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए इसको शुरू किया गया, उनका उन्नयन किया जाना है, अपग्रेड किया जाना है। तो सही पूछ रहा है, दोनों सही हो जाएंगे इसमें। पोषण अभियान योजना के बारे में सही विकल्प आपको बताना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात शीर्ष राज्य है इसके क्रियान्वयन में और ये योजना 2016 में दिया है, शुरू की गई थी। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि इसको शुरू किया गया था 2018 में। तो पहला तो इसमें सही है, दूसरा गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की, उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात अव्वल रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली, दमन दीव शीर्ष स्थानों पर रहे हैं। ठीक है। मार्च 2018 में इसको शुरू किया गया था। आपको याद होगा राजस्थान का जिला एक पड़ता है झुंझुनू, तो झुंझुनू राजस्थान से इसको शुरू किया गया। हाल ही में आयोजित मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो मंथन सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किया, ये काहे से संबंधित है? सबसे पहले ये आप समझिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और नितिन गडकरी जी जो है वो मंत्री हैं, इसके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। 3 दिवसीय ये जो सम्मेलन है ये परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक आयोजित हो रही है, उसी के साथ आयोजित किया जा रहा है और एम परिवहन ऐप भी इसमें लॉन्च करने की बात की गई है। तो
मंथन सम्मेलन जो है ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसको मिला? टाइटल स्पॉन्सरशिप बदलता रहता है, तो मास्टर कार्ड जो मोबाइल भुगतान ऐप है, तो वो जो कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी, तो पेटीएम की जगह अब मास्टर इंक जो है वो इसको संभालेगी स्पॉन्सरशिप को। 2022-23 के लिए 1 साल की स्पॉन्सरशिप करार पे अभी इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। पेटीएम अभी तक था, अब मास्टर कार्ड टीम इसमें स्पॉन्सर हो जाएगी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली नेजल वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? नेजल वैक्सीन ये है और ये कोविड-19 वायरस के बारे में ही है। अभी तक मतलब वैक्सीन लगती है, अब इसको नाक से अगर डाल दिया जाए तो ये काम करेगी। फिलहाल आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है और इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। स्प्रे कर दिया जाए नाक में तो ये असर कर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ये दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा है कि ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इस बार की थीम रखी गई है। तो ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस तो सही है, लेकिन इसको मनाया जाता है 8 सितंबर को। पहला गलत है, तो दूसरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नवंबर 1965 की बात है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला जब किया गया था, ठीक है ना। तो तभी से 1966 में पहली बार 8 सितंबर 1966 में फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? कौन सा राज्य है संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का एक सहयोगी पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन है, तो उसी ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थल, यानी कि ये जो चुनाव हुआ है ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के तहत हुआ है, तो पश्चिम बंगाल को इसमें चुना है कि कल्चरल स्टेट के तौर पर अगर देखा जाए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, और उसके तहत इसको चुना गया है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार भी इसको दिया गया है। तो बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म और एविएशन लीडर समिट में इसको ये दिया जाएगा पुरस्कार 9 मार्च 2023 को पश्चिम बंगाल को। तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल है ये। पुदुमाई पेन योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये योजना आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आहार देना इसका उद्देश्य है। तो तमिलनाडु की ये योजना है। तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है एम.के. स्टालिन। तो एम.के. स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में चेन्नई में एक पुदुमई पेन शीर्षक से एक अम्मयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की है। 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपए की मासिक सहायता इसमें देने की बात उन्होंने की है। तो ये दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, ये छात्रों के लिए है। और बाकी ये जो गवर्नमेंट है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में दिए गए कथनों में सही कथन आपको चुनना है। यह नेटवर्क यूनेस्को से संबंधित है। और दूसरा है हाल ही में इस नेटवर्क में 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। तो ये नेटवर्क यूनेस्को से संबंधित है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो ये बात सही है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस नेटवर्क में 2 भारतीय शहर चुने गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो 2 नहीं, इसमें 3 शहर चुने गए हैं। एक वारंगल है जो कि तेलंगाना में है, त्रिशूर है केरल का, और नीलांबूर है। तो वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर, ये 3 है, ठीक है। ये 3 शहर हैं जो चुने गए हैं, बाकी पहला सही इसमें हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। इनकी 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1952 में ताजपोशी इनकी हुई थी, 25 साल की उस समय थी ये जब गद्दी इनको मिली थी। तो
अभी ये नहीं रही और 73 साल की उम्र में प्रिंस चार्ल्स 73 साल इंतजार किए, अब उनको चार्ल्स तृतीय के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिला है, देश की राजगद्दी उनको मिली। लेकिन ये 96 साल की थी जब मरी है। पहला तो गलत हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो गलत पूछा जा रहा है तो पहला केवल गलत है, गलत ही पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1952 की बात है जब ये गद्दी पर बैठी थी, तब से ये बैठी नहीं, उतरी ही नहीं। अब आगे वाले ऐसे लोगों को तो कोसने लगते होंगे कि ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। मतलब कोई बताओ पूरी जिंदगी उसको और कुछ बनना भी नहीं था, बनना था केवल क्या बनना था, प्रिंस चार्ल्स को गद्दी मिलनी थी, चार्ल्स तृतीय बनना था उनको, महाराज चार्ल्स तृतीय। 73 साल तक बैठे रहे, पता नहीं कैसे इतना पेशेंस इनके पास था। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। 2021 के लिए जारी एसडीआई में भारत 131वें स्थान पर है और शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और अगला है कि भारत के पड़ोसियों में शीर्ष स्थान पर श्रीलंका है। 191 देशों की ये एसडीआई रैंकिंग जो की गई है, भारत 132वें स्थान पर है। तो पहला तो गलत है, रट लीजिए, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ये बात तो सही है, दूसरा तो यहाँ पर सही है। और भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका का एसडीआई जो है वो 73वां रहा है, 73वां स्थान एसडीआई में इसका रहा है। 73वां स्थान चीन का 79th रहा है, भारत का इसमें सबसे, पाकिस्तान से तो खैर ठीक है लेकिन भारत का वैसे खराब है। नेपाल का 143वां रहा है, पाकिस्तान का 161वां रहा है। पता नहीं कैसे ये करता है, श्रीलंका का बता रहा है अच्छा रहा। तो दूसरा तीसरा यहाँ पर सही दिया है, पहला गलत दिया था क्योंकि 132वां स्थान है भारत। हाल ही में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सेंट्रल विस्टा जो एवेन्यू है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री जी कहां दूसरे को उद्घाटन करने भी देंगे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। खैर सेंट्रल विस्टा ही पूछा जाएगा। सेंट्रल विस्टा जो दिल्ली में जैसे महत्वपूर्ण इमारतों की जब बात होती है तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इनका नाम तो आप जान ही जाते हैं कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो लंबा पूरा क्षेत्र है उसको सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। तो इसको बनाने का श्रेय एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया जाता है। उन्हीं लोगों ने सेंट्रल विस्टा को पूरा डिजाइन किया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की जो सड़क है, अभी भी हमने उसको आपको बताया कर्तव्य पथ के बारे में, है ना। तो कर्तव्य पथ, वैसे इसको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पूरा जो इलाका है उसको कहा जाता है। और कर्तव्य पथ अब इसका नाम रख दिया गया, पहले राजपथ जाना जाता था, किंग्स वे के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सब रिलेट करके ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट के बारे में आपको बताना है। भारत के शीर्ष अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है और दूसरा है इस सूची में दूसरे स्थान पर साइरस मिस्त्री है। साइरस मिस्त्री तो चले गए, दूसरे स्थान पर ये थे भी नहीं। और ये अभी जो ये जारी किया गया है, इसमें फॉर्च्यून भारत के शीर्ष अमीर व्यक्तियों की जो सूची जारी की गई है, तो गौतम अडानी शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये अमेरिकी डॉलर, ये उनकी कुल संपत्ति है। और बिलियन अमेरिकी डॉलर पे सेकंड स्थान पर अगर देखा जाए तो 94.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मुकेश अंबानी सेकंड स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? गौतम अडानी। साइरस मिस्त्री तो अभी नहीं रहे, है ना। और पांचवें स्थान पर अजीम प्रेमजी हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे स्थान पर साइरस मिस्त्री थे, तीसरे स्थान पर। चौथे पे राधा किशन दमानी वाला परिवार है ना। पांचवें स्थान पर अजीम प्रेमजी, तो तीसरे स्थान पर साइरस मिस्त्री थे। साइरस मिस्त्री परिवार जो था वो तीसरे स्थान पर था, खैर अब रहे ही नहीं। और बड़ी लापरवाही के साथ, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई है तो बड़ी लापरवाही के साथ ये जा रहे थे। ऐसा जाना का कोई मतलब ही नहीं होता है, पता नहीं कैसे क्या था, इनको चले जाना था इसलिए ऐसे गए क्या।
जो भी है, जाना होता है तो बहाने मिल ही जाते हैं। किस भारतीय राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया? कौन सा राज्य है? तो राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार 800 करोड़ रुपए 2022-23 के लिए इसके लिए आवंटित किया है, 800 करोड़ रुपए। देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में निर्मित किया गया? रबर का डैम ये बनाया गया, तो ये बिहार में बनाया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गया जी बांध इसका नाम रखा गया है, रबर डैम है, गया जी बांध इसका नाम रखा गया है, और ये कहां है? बिहार में, है ना। गया को क्या कहा जाता है? मोक्ष की भूमि, मोक्ष की भूमि कहा जाता है। लोग गया करने जाते हैं ना, तो वहीं पर यह बनाया गया है रबर डैम, और भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है ये, है ना। तो अब जो पिंडदान करने लोग जाते हैं तो उनको 2 फीट जो गड्ढा करना होता था, रबर डैम इसीलिए बनाया गया है कि अब उनको पिंडदान करने वाले लोगों को आचमन करने के लिए 2 फीट गड्ढा नहीं करना पड़ेगा, है ना। और 3 मीटर ऊंचा, 400 मीटर चौड़ा ये रबर डैम ऐसा बना दिया गया है। अब उसी पे ये क्रियाकलाप किए जाएंगे। मेघावी सेवा पदक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। पिंगट जसा जेमिलम पदक भी इसको कहा जाता है, सिंगापुर सरकार के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो जापान सरकार पहला दिया है, गलत है। और पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को इससे सम्मानित किया गया है, तो दूसरा यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंगापुर का ये पदक है, सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति हलीमा याकूब है ना, तो हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ नेवल स्टाफ रहे हैं सुनील लांबा, उनको ये सम्मानित किया है इस पदक से। यूएस ओपन 2022 के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य विकल्प आपको चुनना है। महिला एकल का खिताब पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी एगा स्वियातेक ने जीता, और दूसरा है पुरुष एकल का खिताब सी अलकराज गार्फिया ने जीता। तो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आखिरी जो टूर्नामेंट होता है वो यूएस होता है। तो यूएस ओपन हाल में अभी संपन्न हुआ है ये न्यूयॉर्क में, और पुरुष एकल का खिताब केसी अलकराज गार्सिया ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब ये केसी अलकराज गार्सिया ने जीता है, जो कि पोलैंड के, यहाँ पे स्वीडन दिया हुआ है, ये पोलैंड के हैं। और ये जो है पोलैंड की महिला जो खिलाड़ी है, ये जो अगला दिया है पोलैंड की वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी है ये इगा स्वियातेक, तो इन्होंने जवेउर को हराया है। ये पोलैंड की है, तो पहला ये सही है। सत्य आपको बताना है, तो ये सी केवल एक सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट ये प्लेटफॉर्म है, ये नीति आयोग ने विश्व संसाधन समूह के सहयोग से इसको शुरू किया है, और माल ढुलाई इससे आसान होगी, और ऑन ग्राउंड पायलट और साक्ष्य आधारित अनुसंधान संचालित माल विद्युतीकरण, ये सारी चीजों पर इस पे जोर दिया जाएगा। कुल मिला के इतना ध्यान रखिएगा कि फास्ट इंडिया इलेक्ट्रिक जो फ्रेट प्लेटफॉर्म है ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है, और ये माल ढुलाई से संबंधित है। हाल ही में रेलवे ने वंदे भारत 2 ट्रेन को, वंदे भारत 2 ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की है। इस ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी? तो वंदे भारत 2 जो पेश होने जा रही है 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी, और 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी होगी, जो टॉप स्पीड इसकी होगी, और 392 टन इसका मतलब वंदे भारत ट्रेन का जो वजन है, वजन 392 टन होगा। 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, तो ये वंदे भारत 2 अब चलने जा रही है। ठीक है, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चालू है, एक पहली जो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में, दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच की रफ्तार है इसकी, मतलब 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है आगे जो अगले 3 वर्षों में 400 ट्रेनें चलाने का प्रावधान किया गया है कि आगे चलेंगी, ये प्लान किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद
किसकी ब्रिटेन के नए राजा के रूप में ताजपोशी हुई है? तो ये किंग चार्ल्स तृतीय है। 73 साल इंतजार किया इन्होंने, तो उसके बाद में ये बने। हाल ही में पुरातत्वविद ब्रजवासी लाल का निधन हो गया। सही कथन उनके बारे में आपको बताना है। उनका जन्म आगरा में हुआ था और दूसरा है उन्होंने कालीबंगा के उत्खनन में योगदान दिया था। तो ब्रजवासी लाल का निधन जो हुआ है, ये अयोध्या की राम जन्म खुदाई का नेतृत्व इन्होंने किया था 1970 में, जब हुई थी 1970 के दशक में। और पद्म भूषण भी इनको दिया गया था, पद्म विभूषण भी 2021 में दिया गया। और 1968 से 1972 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक भी रहे हैं ये। हड़प्पा सभ्यता और हिंदू महाकाव्य महाभारत से जुड़े पुरातात्विक स्थलों पर बड़े पैमाने पर इन्होंने काम भी किया था। तो ये जो है ध्वस्त जो बाबरी मस्जिद है, उसके नीचे की संरचना कैसी है उसको इन्होंने बताया था। झांसी में ये पैदा हुए थे, तो पहला गलत है। और कालीबंगा का भी उत्खनन इन्होंने जो बीके थापर थे उनके साथ मिलकर किया था, तो दूसरा यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अयोध्या के उत्खनन से भी संबंधित रहे थे। कालीबंगा तो राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ राजस्थान, वहां पर स्थित। भारत में सतत तटीय प्रबंधन के सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, इसको आपको बताना है। हाल ही में इसके तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ सतत तटीय प्रबंधन सम्मेलन का, और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री ने किया। तो ये जो सम्मेलन है ये पहली बार आयोजित हो रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में, पहली बार, ना कि तीसरी बार हो रहा है। फर्स्ट टाइम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो गलत है। और इसको जो है भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने इसको उद्घाटित किया। तो दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सितंबर 2022 में 3 साल इसके पूरे हुए हैं और 5 साल की अवधि के लिए 20,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सितंबर 2022 को अभी 2 साल पूरे हुए, क्योंकि 2020 में ये योजना शुरू हुई थी, तो ये 2 साल पूरे हुए, क्योंकि ये योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई। तो पहला तो गलत है। और 5 साल की अवधि के लिए इसमें ये जो बजट है 20,500 करोड़ रुपए 2020 से शुरू करके 2025 तक, 2021 में शुरू किया गया था और 24-25 तक ये बजट 20,500 करोड़ रुपए का आवंटित इसके लिए किया गया है। तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशिया कप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर ये कप जीता है। और दूसरा है मैन ऑफ द सीरीज वानिंदु हसरंगा को चुना गया। तो श्रीलंका ने 6ठी बार ये जो कप है 11 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का फाइनल उन्होंने जीत लिया है। और ये हराया किसको है? ये हराया है पाकिस्तान को, न कि बांग्लादेश को। 6ठी बार जीता है। पहला तो गलत हो गया क्योंकि हराया पाकिस्तान को है। और 7 बार भारत ने अभी तक 7 बार जीता है, तो भारत अभी शीर्ष पे है। 7 बार भारत एशिया कप जीत चुका है, तो भारत का 7 बार अभी शीर्ष पर है भारत। हंसरंगा जो है वानिंदु हंसरंगा, ये टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इनको चुना गया, मैन ऑफ द सीरीज चुना गया इनको। तो दूसरा सही है इसमें, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हारा पाकिस्तान है, ये ध्यान रखना है आपको। हाल ही में कौन खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला 5वां गेंदबाज बन गया है? तो ये गेंदबाज मैं इशारा आपको कर रहा हूं, बताइए। ये इंग्लैंड का गेंदबाज है, तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर है, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो ग्लेन मैकग्रा को इसमें पीछे करके 5वां सबसे सफल गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। ठीक है, इसका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारागिरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह एक स्टील्थ फ्रिगेट है, स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण प्रोजेक्ट 18A के तहत किया गया। तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को बनाया गया है। तो ये तो बात सही है और ये प्रोजेक्ट था 17A, तो तीसरा गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा जा रहा है, असत्य, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर आप दें।
हाल ही में रिकैलिब्रेट चेंजिंग पैराडाइम, ये एक पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया है? एनके सिंह। और एनके सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, और पीके मिश्रा ये पूर्व कृषि सचिव रहे हैं, इनके दोनों लोगों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, रिकैलिब्रेट चेंजिंग पैराडाइम, और इसका उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, रूपा एंड कंपनी ने इसको प्रकाशित किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने लिखा है, महत्वपूर्ण किताब है, पढ़िए आप लोग, ठीक है। एनके सिंह और भी नए बिहार शासन और विकास को फिर से जगाना, अकेले कारण से नहीं, परिवर्तन की राजनीति, इन सब किताबों के लिए भी जाने जाते हैं। एक रिंग साइड व्यू, शक्ति के चित्र, ये सब किताबें हैं इनकी। काकाडू 2022 या काकाडू 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, और इस वर्ष का जो विषय था शांति एवं समृद्धता हेतु महासागर, ये रखा गया। ये दो बातें हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास ये होता है 13 सितंबर से 24 सितंबर तक ये चला, और मतलब 24 सितंबर तक ये चलेगा। भारतीय नौसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सतपुड़ा और INS सतपुड़ा और P8 जो हमारा गश्ती पोत है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1993 से ये शुरू है, लेकिन इसकी जो थीम दी है ये साझेदारी, नेतृत्व और मित्रता है। शांति और समृद्धता हेतु महासागर ये नहीं रखी गई है। आयोजन यहाँ पर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ये ध्यान रखिएगा। और कभी कभी प्रश्न आपसे पूछता है, तो सतपुड़ा, INS सतपुड़ा ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और साथ में आपका ये ध्यान रखिएगा जो गश्ती विमान है P8 ये पार्टिसिपेट कर रहा है। P8 नहीं नाम है इसका, PI नाम है इसका, PI नाम है, इसको सही करिए, PI। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिएगा। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GMEX 22। इसके बारे में आपको बताना है। हाल ही में इसका एक अभ्यास जो आयोजित अभी हुआ है, तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया। पहला बेरा है, दूसरा या 8वां संस्करण है ऐसा कहा जा रहा है। तो ये कर्नाटक में नहीं हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है, बे ऑफ बंगाल में हुआ है। तो पहला तो गलत हो गया। और ये जो आयोजन है ये भारत जापान का आयोजन, ये 5वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है, ना कि 8वां। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों यहाँ पर गलत है। सही पूछा जा रहा है तो कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, तो कोई भी सही नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन। हाल ही में प्रकाशित द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? यह अभी प्रकाशित हुई है। तो ये द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर, ये सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सेवानिवृत्त है, उनकी प्रेरक कहानी के बारे में लिखा गया है। 1999 में कारगिल संघर्ष में जो उनके कार्य थे उसका जिक्र इसमें किया गया। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। अक्टूबर में मुकुल रोहतगी को भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 76 करता है, और इसका कार्यकाल एक निश्चित कार्यकाल दिया गया है ऐसा कहा जा रहा है। तो मुकुल रोहतगी फिर से अटॉर्नी जनरल बनेंगे, ये तो सही है। 76वें अनुच्छेद में इसके बारे में उल्लेख है, ये भी सही है। लेकिन ये जो कार्यकाल निश्चित की बात है गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। किबिथु किस राज्य में स्थित है? वहां पर एक सैन्य शिविर है, तो उसका नाम उनके सम्मान में, जनरल बिपिन रावत के सम्मान में रखा गया है। तो सैन्य कैंप था तो इसका नाम बदल दिया गया, किबिथु सैन्य का शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन, तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। हाल ही में IBM के क्वांटम कंप्यूटिंग नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन इसको कहा जाता है, उसका क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान एवं प्रतिभा
विकास सुधार के लिए कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें आईआईटी मद्रास शामिल हुआ है। आईआईटी मद्रास इसमें शामिल हुआ है। 180 से अधिक संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, उसमें से एक आईआईटी मद्रास भी। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन कहां पर किया गया राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन का? तो इसका कोटा राजस्थान में आयोजन किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश किस पूर्व सीजेआई का निधन हो गया? सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और उनका नाम था केएन सिंह। सबसे कम कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस रहे हैं। 17 दिनों का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल इनका रहा है। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 के बीच में केएन सिंह का कार्यकाल रहा है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सबसे लंबा अगर कार्यकाल तो वाई बी चंद्रचूड़ का रहा है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, 88 महीने तक रहे, 88 मंथ्स वाई बी चंद्रचूड़। सोचिए, केंद्रीय वित्त मंत्री वाई बी चंद्रचूड़, याद रखिएगा वाई बी चंद्रचूड़। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत में उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश को आकर्षित करने के लिए तरीके सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा यह समिति गठित की गई है। उद्देश्य आपका पता ही है, एम दामोदरन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया है और ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एम दामोदरन, ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग दें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। भारत द्वारा वर्ष 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्या यह सही है? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। और भारत ने इस शिखर सम्मेलन हेतु श्रीलंका को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया। दो स्टेटमेंट है। 23 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तो भारत करेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन अतिथि जो देश होगा वो कौन होगा? अभी 2022 में शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और अतिथि देश के रूप में भारत आमंत्रित किया है बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अमीरात, इन सबको आयोजित इसने मतलब आमंत्रित किया है अपने आयोजन में। ठीक है, तो ये दूसरा ये गलत है, पहला सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो उगता हुआ सूरज होता है उसको सभी सलाम करते हैं। अब इसका तो सूरज इस समय अस्त हो रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, तो कहां कोई सलाम करेगा? बात समझ रहे हैं? तो जो भी अब इसकी स्थिति खराब है तो कोई भी उसको उस पर ध्यान नहीं देगा। सेतु कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। हाल ही में यह कार्यक्रम असम में शुरू किया गया और दूसरा है स्टेटमेंट कि भारत में इस शिखर वन मिनट दूसरा है इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समुदाय में आधुनिक शिक्षा और साधनों का प्रसार करना है। तो सेतु जो कार्यक्रम है ये है क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, न कि असम में शुरू किया गया है। भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, न कि आदिवासी समुदाय को आधुनिक शिक्षा में साधनों के प्रसार के लिए इसको शुरू किया गया। तो दोनों बातें यहां पर गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका में उन निवेशकों और संरक्षकों के बीच भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए काम यह करेगा सेतु कार्यक्रम। जो भारत में उद्यमिता और उभरते स्टार्टअप में निवेश करने के इच्छुक है, तो उनको उनकी जो सुविधाएं होंगी, समस्याएं होंगी, उनको दूर करके उनको सुविधाएं देगा। लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चुनिए। तो यह दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का निर्णय यूनेस्को के द्वारा लिया गया। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या यह बात सही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस तो सही है। और ये यूनेस्को ने नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का जो प्रारंभ है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2007 में किया गया। यूनाइटेड नेशनल असेंबली जो है उसके द्वारा किया गया था। तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। ककाडू युद्धाभ्यास के बारे में एक प्रश्न और इसमें सेट किया गया है। INS सतपुड़ा ने भाग लिया है तो सही है, और ये आयोजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ कोरिया देके बना दिया गया है, तो दूसरा सही है। पहला ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, और पहला स्टेटमेंट गलत है। नागोर्नो कराबाख किन दो देशों के मध्य वर्तमान में संघर्ष का कारण बना हुआ है? ये कब्जे को लेके नागोर्नो कराबाख में अभी संघर्ष चल रहा है, और वो जो देश हैं दो जिनके बीच ये संघर्ष चल रहा है वो है आर्मेनिया और अजरबैजान। नागोर्नो कराबाख पर कब्जे को लेके ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। 4400 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख, और ये अजरबैजान का हिस्सा है। लेकिन 1994 में क्या हुआ था, आर्मेनिया के द्वारा, आर्मेनियाई बलों के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। बवाल हो गया, विवाद हो गया, तभी से ये विवाद चल रहा है। और बाकी अब अजरबैजान और ये मतलब ये आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के बीच में ये विवाद चल रहा है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। और आर्मेनिया की राजधानी क्या है? ये भी पूछी गई है, येरेवान इसकी राजधानी है। तो इसकी राजधानियां भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जोआओ मैनुअल लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाम है इनका जोआओ मैनुअल लोरेंको, और ये अंगोला के राष्ट्रपति बने हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंगोला के राष्ट्रपति पहले भी ये रह चुके हैं, दोबारा इनका चुनाव हुआ है, ये सेकेंड टर्म के लिए चुने गए। लुआंडा यहाँ की राजधानी है। लुआंडा, पुर्तगाली भाषा यहां बोली जाती है, उपनिवेश था तो पुर्तगाली भाषा यहां पर बोली जाती है। हाल ही में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? कोपेनहेगन, वेनिस, प्रिटोरिया, हेलेंस्की, कहां पर किया गया विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन? तो 2022 का जो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन है ये कोपेनहेगन में किया गया। कहां पर किया गया? कोपेनहेगन में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी जल कांग्रेस और प्रदर्शनी विश्व स्तर पर जो मनाई जाती है, ये 1998 में हुई थी। 1998 से मनाया जा रहा है। मुख्यालय इसका लंदन में है। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में, ये डेनमार्क में है, इसका आयोजन किया गया है। अगला जो प्रश्न है, जागृति कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में यह कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन द्वारा शुरू किया गया, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राचीन भारतीय आयुर्वेद और योग का प्रसार करना है। रामकृष्ण मिशन का कार्यक्रम है, ये तो सही है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नई दिल्ली में शुरू किया है, और ये मूल्य आधारित शिक्षा से संबंधित है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को इसमें टारगेट करके वैल्यू एडेड, मूल्य आधारित शिक्षा है ना, जो वैल्यूज से रिलेटेड, हमारी वैल्यू एडेड उसको ना कहिए, वैल्यू से रिलेटेड जो हमारी शिक्षा है उस पर फोकस करने, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आप कह सकते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इसको देने का लक्ष्य रखा। तो पहला सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किस सार्वजनिक उपक्रम को सम्मानित किया गया? प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाने योग्य, इसलिए इनको रटिए, तैयार करिए, समझिए जैसे भी, लेकिन तैयार जरूर कर लीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की सूरत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस समारोह में ये दिया गया है। ठीक है ना। और चौथी बार ये पुरस्कार इसको दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। ठीक है ना। RINL, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? RINL, इसका फुल फॉर्म जरा बताइएगा हमको। आप लोगों से मैं प्रश्न नहीं पूछता हूं तो आप लोग सोचते हैं कि
INL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ही तो कहते हैं, इसमें कौन सा कठिन प्रश्न है। तो इसको चौथी बार ये पुरस्कार, लगातार चौथी बार श्रेणी सी में प्रथम पुरस्कार इसको दिया गया है। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता और भारत के कप्तान वनलाल पेका गोएटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें चुना गया। सैफ अंडर 17 आपसे पूछा जाता है, श्रीलंका में आयोजन इसका किया गया, भारत ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीता है, नेपाल हारा है, भारत जीता है, और आयोजन इसका कहां पर हुआ है, श्रीलंका में। श्रीलंका हारा नहीं है, श्रीलंका में आयोजन हुआ है। भारत का कप्तान वनलाल पेका गोएटे जो थे उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, तो ये दूसरा यहां पर सही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस महीने के संपूर्ण करंट अफेयर को देखा और ये जो 69 सवाल है ये आपके 1 से 15 सितंबर 2022 के तैयार हो गए। 16 सितंबर से आगे का जो 30 सितंबर तक का वीडियो है ये आपको मिल जाएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसए की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ के नीचे ये स्क्रॉल जो नंबर कर रहे हैं इस पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके, दोनों नंबर ऑफिस के हुए आप जानकारी ले सकते हैं और इसका डिटेल लेके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।